Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of April 2019. तो 24 अप्रैल 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. Before we start, these are the questions for you today. First question is Golan Heights belonging to country A was captured by country B. Which of the following are A and B respectively? A. Syria, Israel. B. Israel and Syria. C. Syria and Egypt. या D. Egypt and Israel. Question number 2. Soil of Western Rajasthan have a high content of aluminium, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस. तो वेस्टर्न राजस्थान की जो सॉइल है उसमें क्या ज़्यादा मात्रा में है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस. क्वेश्चन नंबर 3 इज हु अमंग द फॉलोइंग have the right to vote in the vice presidential election but cannot vote in the presidential election. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो ये वोट करते हैं लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं करते. ऐसे कौन से लोग हैं ये? ए इज मिनिस्टर्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर हाउसेज ऑफ द स्टेट्स. C. Nominated members of the parliament. या D. Members of the parliament who abstain from all the meetings of the houses for a period of 60 days without permission of the house. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Also, those who want to get the current affairs PDF, they can get it from the links given in the description and comment section below. और जिनको लगता है कि उनका वीक है, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है उन्होंने ढंग से या रिवाइज नहीं किया है, तो सब ये PDF ले सकते हैं. वी हैव डन द कॉम्प्रिहेंसिव PDF फॉर प्री एज वेल एज मेंस. तो ये आपके मेंस में भी काम आएंगी PDF. PIB की भी PDF है, तो दोज हु वांट दे कैन टेक इट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट. फ्रेंड्स, सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं फ्रंट पेज की. वो है जजेस पैनल विल हियर द चार्जेस अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम सबको पता है कि अभी रिसेंटली एलिगेशंस हुए थे इनके ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट के. ओके, सेक्सुअल हैरासमेंट के एलिगेशंस हुए थे. फिर हमने देखा कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया गया. अल्ट्रम पार्टम वाला था कि हियर द अदर साइड और नो जुडेक्स कॉसस हुआ, मतलब कि आप अपने केस में खुद जज नहीं हो सकती. यू कैन नॉट बी अ जज इन योर ओन फॉर योर ओन कॉज और फॉर योर ओन केस. ओके, तो एक जजेस पैनल भी बनाया गया है. अ जजेस पैनल हैज़ बीन फॉर्म्ड 3 मेंबर कमिटी एंड सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर कमिटी विल बी लेड बाय जस्टिस S.A. बोबड़े. ओके, यू कैन सी द नेम है जस्टिस S.A. बोबड़े. ही विल बी हेडिंग दैट 3 मेंबर कमिटी. और जो बाकी के 2 मेंबर्स हैं वो हैं N.B. रामन्ना एंड इंदिरा बनर्जी, जस्टिस इंदिरा बनर्जी. So these are the 3 members of this committee. They will be checking for the allegations against the Chief Justice of India. जो allegations हुए हैं Chief Justice of India के against, and he is the 46th Chief Justice of India, रंजन गोगोई, ये भी याद रखेगा. एंड ये 3 जो कमेटी बनी है 3 मेंबर की, ये चेक करेगी अगेंस्ट द एलिगेशंस. ओके, कंटेम्प्ट नोटिस इशूड अगेंस्ट राहुल गांधी. तो राहुल गांधी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू हुआ है. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में देख लेते हैं एक बार. सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 129, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 129 है, वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलता है दैट इट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 129 पावर दी गई है दैट इट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. दूसरा जो आर्टिकल है वो हाई कोर्ट्स के लिए, आर्टिकल 215, हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कैन पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट. ओके, तो दूसरा जो आर्टिकल है वो हाई कोर्ट्स के लिए दिया है. पहला हमने देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए दिया हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल जो है वो है 129 और जो हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल है वो आर्टिकल है 215. ओके, अब कंटेम्प्ट कितने टाइप का होता है? कंटेम्प्ट मैंने कई बार बताया 2 टाइप का होता है. एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सिविल कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि यू आर willfully disobeying the judgment और डिक्री ऑफ अ कोर्ट. मतलब अगर आप willfully disobey कर रहे हो किसी कोर्ट के वर्डिक्ट को या जजमेंट को, तो वो कहलाएगा सिविल, आपका कंटेम्प्ट कहलाएगा. अदरवाइज अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो विच इज़ स्कैंडलाइजिंग द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, विच इज़ इंटरफेयरिंग विद द जजमेंट प्रोसेस, विच इज़ इंटरफेयरिंग विद द जुडिशियल प्रोसीडिंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो कहलाएगी क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट. ओके, तो ये याद रखिएगा. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टेक्निकल पॉइंट्स है, मेंस के लिए एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए यूजफुल रहेंगे. ओके, इंडिया में स्टॉप ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान. जैसे कि मैंने बताया था कि ईरान का जो सैंक्शन का वेवर था यूएसए ने दिया था इंडिया के लिए, वो हटा दिया गया है. वेवर पीरियड हैज़ बीन रिमूव्ड नाउ, और अब हमको अपना जो इंपोर्ट है ईरान से वो स्टॉप करना पड़ेगा, वो बंद करना पड़ेगा. ओके, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ हियर कि हम फाइनली केव कर गए यूएसए के प्रेशर को. एक्सटॉर्शन करते हैं यूएसए वाले एक तरीके से, है ना. आप देख रहे हो किस तरीके से वो डराते हैं, धमकाते हैं और फिर हम ऐसे मान भी जाते हैं.
मुरादाबाद को याद रखेगा, इट इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ ब्रास। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया में विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ ब्रास, तो आपको याद रखना है मुरादाबाद इज द सिटी ऑफ ब्रास। ओके, इजी है लेकिन बताना किस स्टेट में आता है, कुछ लोगों को हो सकता है ना पता रहे। येलो वेदर वार्निंग हैज़ बीन इशूड फॉर हिमाचल प्रदेश। अब येलो वेदर वार्निंग इशू हुई है तो और कौन से कलर की वेदर वार्निंग होती है, तो याद रखिएगा 4 कलर की वेदर वार्निंग होती है। सबसे जो वीक है वार्निंग 4 तरीके की होती है। एक तो ग्रीन हो गई, देखो ग्रीन मतलब ऑल इज वेल, नो एडवाइजरी इशूड, नो एडवाइजरी, कोई एडवाइजरी इशू नहीं है, ग्रीन इज ऑल इज वेल। देन येलो है, येलो जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल की वार्निंग है, सबसे लोएस्ट लेवल की मतलब कि ये बोल सकते हैं कि बैड वेदर आने वाला है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, है ना, बी अवेयर, तो बी अवेयर है बेसिकली येलो वाला जो कलर है। देन एम्बर कलर है यानी बी प्रिपेयर्ड, बी अवेयर, और एम्बर है बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड का मतलब ये बहुत जल्दी आने वाला है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वार्निंग है। देन रेड मतलब है टेक एक्शन, मतलब कि जो बैड वेदर था वो आ गया है एंड एक्सट्रीमली बैड वेदर इज एक्सपेक्टेड नाउ और यू हैव टू टेक एक्शंस नाउ। ओके, तो बी अवेयर, बी प्रिपेयर्ड एंड टेक एक्शंस, ये 3 अलग अलग ये हो गए। और ग्रीन जो है वो ग्रीन में ऑल इज वेल है। AIIB के बारे में आया है तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसको बोलते हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सपोर्ट करता है बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एशिया पैसिफिक रीजन एंड ये चाइना का इनिशिएटिव है। याद रखिएगा AIIB जो है वो चाइना का इनिशिएटिव है और 2016 में इसने अपने ऑपरेशन को स्टार्ट किया। व्हेन डिड इट स्टार्ट ऑपरेशन, तो 2016 में स्टार्ट किया। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है और शंघाई कॉरपोरेशन जो आपका याद रखना है कि SCO का जो हेडक्वार्टर है वो भी बीजिंग में है। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी बीजिंग में। क्यों मैं बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम शंघाई दिया हुआ है लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग में है। AIIB का हेडक्वार्टर भी बीजिंग में है। ओके, याद रखिएगा A का B में है, ऐसे याद रखना, मैंने ऐसे याद किया था। क्या होता है कि ब्रिक्स बैंक भी बना था, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बना था उस समय, लेकिन AIIB भी बना था। AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, तो याद रखिएगा A का B में है, मतलब AIIB का B बीजिंग में है। ओके, इस तरह से याद रखेगा। द कैपिटल ऑफ द बैंक इज $100 million, इक्विवेलेंट टू 2/3 ऑफ द कैपिटल ऑफ ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो 2/3 कैपिटल है और आपके वर्ल्ड बैंक का हाफ कैपिटल इसके पास है, तो ये भी याद रखेगा $100 billion की। इसका जो हाईएस्ट शेयर होल्डर है वो है चाइना। चाइना इज द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ दिस बैंक एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट। ओके, ये भी याद रखेगा, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ये भी याद रखिएगा। चाइना का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, 26.06 वोटिंग परसेंट है इसके, 26.06%। और सेकेंड लार्जेस्ट जो शेयर होल्डर है वो इंडिया है, 7.5% वोटिंग शेयर्स है। रशिया थर्ड है, 5.93% है। जर्मनी फोर्थ है, 4.5%, याद रखिएगा। रशिया थर्ड है, 5.93%। तो चाइना बिगेस्ट शेयर होल्डर है 26.06, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट 7.5, रशिया थर्ड 5.93। तो ये तीनों आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, AIIB इज रिगार्डेड एज एन राइवल ऑफ IMF। अगर आपको याद रखना है कि किसका राइवल है तो IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB का राइवल इसको माना जाता है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये राइवल माना जाता है एंड ये डोमिनेटेड है चाइना से। और AIIB कहता है कि बाकी के जो बैंक्स हैं जैसे कि आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मतलब उनको लीड कर रहा है। ADB में हमने देखा कि जापान की हाईएस्ट शेयर होल्डिंग है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस AIIB ऑल्सो, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। NGT ऑर्डर हिट्स द अवेलेबिलिटी ऑफ सैंड इन आंध्र प्रदेश। तो NGT ने यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्लैब किया एक फाइन ऑफ पेनल्टी ऑफ ₹100 crore ऑन द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट फॉर इलीगल सैंड माइनिंग। ओके, अब NGT के बारे में आपको बता देता हूँ। NGT जो बना था वो NGT एक्ट 2010 के थ्रू बना था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 के एक्ट के थ्रू बना था। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक एक्ट के थ्रू बना है। ओके, मैंने एक दिन अभी क्वेश्चन पूछा था कि कौन से एक्ट्स को ये फॉलो नहीं करता है, तो याद रखिएगा कि 1927 का जो फॉरेस्ट एक्ट था और उल्टा जस्ट कर दो, 27 को रिवर्स कर दो, 72 का WPA मतलब कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो 1927 के जो फॉरेस्ट एक्ट था
उसका रिवर्स जो 72 का एक्ट है ये दोनों को फॉलो नहीं करता है। याद रखने का, ये अगर दो चीज़ आपने याद रख ली तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। इन दोनों एक्ट्स को ये नहीं देखता है, इन दोनों एक्ट्स के क्वेश्चन के केसेस को नहीं सुनता है एनजीटी, याद रखिएगा। 1927 का जो एक्ट है फॉरेस्ट वाला और 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उन दोनों को नहीं देखता है। अब दूसरी चीज़ की क्या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को देखता है, तो हाँ बिल्कुल देखता है, लेकिन याद रखिएगा WPA 72 और 27 इन दोनों को नहीं देता। 27 और उसका रिवर्स 72 इन दोनों को नहीं देखता है। फिर क्या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स में फॉलो होते हैं? नहीं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स में फॉलो नहीं होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या फॉलो होते हैं? तो हाँ बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में फॉलो होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ऑलिव रिडली हैचलिंग्स मेक देयर वे इनटू द सी। अब ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में आप सबको पता है कि इट इज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल इन द IUCN कैटेगरी। ओके, ऋषिकुल्या रुकरी बहुत ज़्यादा फेमस है, ऋषिकुल्या, गहिरमाथा, देवी रिवर, ये सारे टर्म्स याद रखेगा। इसके अलावा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, होप आइलैंड आंध्र प्रदेश में है, ये भी एक साइट है, वो भी याद रखेगा। ओके, एंड गहिरमाथा, ऋषिकुल्या और देवी रिवर, वहाँ पे देवी रिवर भी आती है, तो ये सारी चीज़ें जरूर याद रखेगा। ये उड़ीसा की जगह हैं ऋषिकुल्या और गहिरमाथा, एंड दे आर द मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द सी टर्टल्स फाउंड इन द वर्ल्ड, याद रखेगा। और इसकी जो इनका जो एग लेइंग सीजन है वो दिसंबर से लेकर अप्रैल के बीच में ही होता है। रिजॉर्ट फॉर एंडेंजर्ड फिशेस, बेसिकली एक सनरे रिजॉर्ट है भोगापुरम में। ओके, भोगापुरम में याद रखेगा। एंड यहाँ पे बेसिकली एक रिजॉर्ट है जो कि एंडेंजर्ड फिशेस के लिए है, भोगापुरम सनरे रिजॉर्ट इसको बोलते हैं, सनरे रिजॉर्ट। ओके, और सबसे पहली बात कुछ स्पीशीज़ के नाम दिखा देता हूँ। इसमें स्टिन ग्रे का नाम लिखा है। स्टिन ग्रे इज एन इंडेंजर्ड स्पीशीज नोन फॉर इट्स इलेक्ट्रिकल सेंसर्स। इलेक्ट्रिकल सेंसर्स होते हैं स्टिन ग्रे में, ये भी एक वैरायटी, एंडेंजर्ड वैरायटी है, याद रखिएगा। देन अमेजन बेसिन में एक बिगेस्ट फिश जो होती है अरापाइमा। ओके, अमेजन बेसिन की जो बिगेस्ट फिश है उसका नाम है अरापाइमा, एंड ये भी यहाँ पर है, अरापाइमा नाम रखिएगा, याद रखिएगा। अगर कोई पूछे आपसे अरापाइमा क्या है, कहाँ पाई जाती है, तो एक अमेजन बेसिन की बिगेस्ट फिश है। तीसरी है आर्चर फिश। ओके, आर्चर फिश बेसिकली पापा न्यू गिनी में पाई जाती है। आर्चर फिश कहाँ पाई जाती है? पापा न्यू गिनी में पाई जाती है, नदर्न ऑस्ट्रेलिया के आसपास, एंड इट इज़ ऑल्सो अ रेसिडेंट हेयर। ये तीन कुछ स्पीशीज़ के नाम थे जो बताया गया यहाँ पे पाई जाती हैं। सन रे रिजॉर्ट है भोगापुरम में, तो ये भी याद रखेगा। ओके, IUCN के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। IUCN स्टैंड्स फॉर बेसिकली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एंड यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज, नेचर कंजम्पशन कंजर्वेशन के लिए बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? ये 5 अक्टूबर 1948 में बनाई गई थी। उसका हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ओके, एस्टैब्लिश्ड ऑन 5 अक्टूबर 1948 और लोकेटेड कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इट इज़ बेस्ट नोन फॉर द पब्लिकेशन ऑफ IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। तो एक रेड डेटा बुक निकालती है, रेड लिस्ट निकालती है बेसिकली, और रेड लिस्ट निकालती है IUCN थ्रेटेंड स्पीशीज़ की, तो वो भी काम जो है वो IUCN का ही है। एंड स्टैब्लिश कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948। कहाँ पर हेडक्वार्टर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस अगेन। वाइस एडमिरल वर्मा मूव्स द ट्रिब्यूनल। अब आप सबको पता है कि जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो किसको बनाया गया है? करमवीर सिंह को बनाया गया है। करमवीर सिंह सीनियर मोस्ट नहीं है, सीनियर मोस्ट है विमल वर्मा, तो इसीलिए विमल वर्मा ने क्या किया है? विमल वर्मा ने एक ट्रिब्यूनल को, मिलिट्री ट्रिब्यूनल को अपील की है कि क्यों मुझे नहीं बनाया गया जबकि मैं सीनियर मोस्ट था कमांड में, और मेरे जूनियर को कैसे बना दिया गया। तो ये बेसिकली ये सीनियर वर्सेज मेरिटोक्रेसी का डिबेट है जो चल रहा है। प्राइस कंट्रोल हर्टिंग FDI इन मेडिकल डिवाइसेस। तो आप सबको पता है कि जो NPPA है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है ना, तो उसने प्राइस कंट्रोल किया है बहुत सारा इस समय, और हमने कहा बहुत सारी ऐसी ड्रग्स है, कैंसर की ड्रग्स है जिनके प्राइसेस को कंट्रोल किया गया। अब कहा जा रहा है कि ये जब प्राइस कंट्रोल होता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा, उस कारण से इंडिया में जो FDI आ रहा है मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर में वो बहुत कम होता जा रहा है। तो अगर आपको देखना है तो 2016 में $439 मिलियन था, 2017 में $184 मिलियन हो गया, और 2018 में $66 मिलियन हो गया। ओके, तो ये दिखा रहा है कि जो FDI है वो डिक्रीज होता जा रहा है। अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ये रिपोर्ट निकाली, और उसने बताया कि जबकि FDI जो है वो 100% अलाउड है ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक रूट से FDI का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, चाहे कितना भी आपको लाना है FDI, यू डोंट नीड गवर्नमेंट अप्रूवल। तो ऑटोमेटिक रूट का मतलब ये कि अलग से आपको पहले FIPB था, जब बॉडी था जो अब बंद कर दी गई है, उसका नाम था फॉरेन
इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, उससे परमिशन लेना पड़ता था। बट अब ऐसा कुछ नहीं है मेडिकल सेक्टर में। 2015 में ही 100% एफडीआई कर दी गई थी और उसका रिजल्ट हमने 2016 में देखा था, $413 मिलियन बढ़ा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा घटता जा रहा है। लेकिन एक और थ्योरी ये कहती है कि जिस साल इलेक्शन रहता है, जब भी इलेक्शन वर्ष आता है उस साल एफडीआई डिक्रीज होता ही होता है। ओके, जब भी इलेक्शन वर्ष आता है उस साल एफडीआई डिक्रीज होता है। तो ऐसी भी एक थ्योरी है। तो बोथ यू शुड रिमेंबर बोथ। अगर आपसे कोई पूछता है तो एक तो आप प्राइस कर्व बताएंगे, दूसरा रीज़न आप इलेक्शन भी बताएंगे। इन एन ऑयल स्लिक, बेसिकली ये आर्टिकल जो है क्रिटिक है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, जिसने अभी बोला कि ठीक है हम अपना ऑयल इंपोर्ट जो है ईरान से वो ज़ीरो कर देंगे आफ्टर यूएसए प्रेशराइज्ड इंडिया। यूएसए ने काफ़ी प्रेशराइज किया और हम मान भी गए। नाउ यूएसए हैज़ थ्रेटन्ड दैट इंडियन कंपनीज दैट कंटिन्यू टू इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम ईरान वुड फेस सीवियर सैंक्शंस। यूएसए ने ये डराया था कि जो कंपनीज इंडिया की ईरान से ऑयल लेंगी उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाएंगे। ओके, तो ऐसा यूएसए ने कहा था। ओके, और उन्होंने ये भी बोला था कि स्विफ्ट जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है उससे बाहर निकाल देंगे उन कंपनीज़ को। तो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि एक तरीके से एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है बाय यूएसए। दे आर प्रेशराइजिंग अस, टेरराइजिंग अस, है ना। ये सारी चीज़ें कब तक चलेंगी। अब ऑथर का कहना है कि 10% जो ऑयल है हम ईरान से लेते हैं। वी इम्पोर्ट 10% ऑफ इंडियाज़ डिमांड फ्रॉम ईरान। अब क्या हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे, हम इसी तरीके से डरते रहेंगे, सुनते रहेंगे? ऑथर ने सजेस्ट किया है कि चाइना, ईयू और इंडिया को कुछ अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ेंगे टू काउंटर यूएस आर्बिट्ररी मूव्स। यूएस के जो आर्बिट्ररी मूव्स हैं उनको काउंटर करने के लिए हमको कुछ अल्टरनेटिव तरीके ढूंढने पड़ेंगे। ओके, और ईरान ने भी कहा है कि हम वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो आपको बताना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, किसके बीच में है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बताना है किसको कनेक्ट करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है, किसके बीच में है। ओके ना, उसने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर देगा, तो इससे क्या होगा, शिपमेंट कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, हमारी खुद की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, कमोडिटीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हम कब तक यूएसए की बुलिंग को सहते रहेंगे, ये आर्टिकल में कहा है। द परमानेंस ऑफ अरब स्प्रिंग, अब ऑथर का ये आर्टिकल जो है वो अरब स्प्रिंग में है। रिसेंटली जो सूडान और अल्जीरिया में प्रॉब्लम शुरू हुई है, फॉर एग्जांपल सूडान में ओमार अल बशीर को हटा दिया गया, उसी तरीके से अल्जीरिया के प्रेसिडेंट बुटेफ्लिका को भी स्टेप डाउन करने के लिए फोर्स कर दिया गया। तो ऑथर ने कहा है कि बहुत सारे लोग इसको अरब स्प्रिंग 2.0 बोल रहे हैं। अरब स्प्रिंग 2.0 का मतलब क्या है? बेसिकली अरब स्प्रिंग पहले भी हुई थी। कब हुई थी? जब टूनीशिया में 2011 में स्टार्ट हुई थी। टूनीशिया से स्टार्ट हुई थी, 2011 में स्टार्ट हुई थी। तो इसमें होता है कि अरब स्प्रिंग बेसिकली जो उनके डिस्पोटिक या लीडर्स रहते हैं उनको रिप्लेस किया जाता है, उनको रिमूव किया जाता है और डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की जाती है। बट ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात ये बोली है कि इन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं आ पा रही है। डेमोक्रेसी सब कंट्रीज़ में नहीं आई है। उन्होंने क्या किया है कि अपने लीडर को तो हटा दिया उन्होंने, जो डिस्पोटिक रूलर था, जो बहुत देर से मोनार्की कर रहा था, उसको रिमूव तो कर दिया, बट आगे का कोई सिस्टम उन्होंने एस्टेब्लिश नहीं किया। डेमोक्रेसी इतनी आसान नहीं है एस्टेब्लिश करना। ओके, तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने कही है कि बहुत सारे जियो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, बहुत सारे ओल्ड सिस्टम के गार्ड्स हैं जो कि मतलब कि डिस्ट्रॉय हो गए हैं बिकॉज ऑफ दीज रेवोल्यूशंस। बट फाइनल जो डेमोक्रेसी जो सेटअप लाना था उनको वो नहीं आ पाया और फाइनली वो लिम्बो के स्टेट में ही है ना। अगले आर्टिकल पे आते हैं, द प्रॉब्लम विथ चेरी पिकिंग डाटा। ओके, द प्रॉब्लम विथ चेरी पिकिंग डाटा। अब ये जो आर्टिकल है, बेसिकली ये आर्टिकल लिखा गया है गवर्नमेंट जो अभी रिसेंटली जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा था उसको डिनाई कर रहा था। अब क्या है, फार्मर सुसाइड का डेटा भी उन्होंने पब्लिश नहीं किया। तो आप ये सब एग्जांपल ज़रूर लिखेगा आंसर राइटिंग में कि उन्होंने किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो एनएसएसओ ने निकाला उसको नहीं पब्लिश किया। दूसरा फिर जो फार्मर सुसाइड का डेटा है उसको नहीं पब्लिश किया। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि एक चेरी पिकिंग हो रही है, मतलब कि जो डाटा आपके काम का है वो तो आप यूज़ कर रहे हैं। यही एनएसएसओ जब ग्रोथ का डेटा देता है, ग्रोथ प्रोडिक्ट करता है, तो आप उसको डाल देते हो, लेकिन यही एनएसएसओ जब अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देता है तो आप उसको नहीं पब्लिश करते हो। तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन और चेरी पिकिंग क्यों? और दूसरी चीज़ क्या, आप जॉब क्रिएशन, फार्म डिस्ट्रेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब के डेटा में आपने जो आपका काम का डेटा था इसके केवल वही पब्लिश कर रहे हो, जो आपके काम का डेटा नहीं है, जो जिससे आपकी ट्रू इमेज सामने आ जाएगी, वो आप पब्लिश नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चेरी पिकिंग नहीं होनी चाहिए। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दिस कंट्री। और 94% से ज़्यादा लोग इस कंट्री के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम डिमोनेटाइजेशन कारण हुई थी, लेकिन वो डेटा भी जब पब्लिश करने की बारी आई तो गवर्नमेंट ने नहीं पब्लिश किया, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हुआ। एनएसएसओ ने इसको कैप्चर किया। हमने देखा कि ये पिछले 45 साल का सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट वाला ईयर था, लेकिन फिर भी वो डेटा गवर्नमेंट ने पब्लिश नहीं किया।
ओके इससे हमने देखा कि स्टैटिस्टिकल कमीशन के लोग मेंबर तक रिजाइन करके चले गए, बट देन ऑल्सो गवर्नमेंट को शर्म नहीं आया और उन्होंने डेटा अनकन्वीनियंट डेटा जो है उसको डिनाई कर दिया, उसको पब्लिश करने से मना कर दिया। ओके तो ऑथर ने ये कहा है कि डाटा कलेक्शन को इम्प्रूव करो, लेकिन ऐसे डाटा को डिनाई मत करो, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी पॉलिसी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ज़्यादा क्रेडिबिलिटी के ऊपर ज़्यादा सवाल खड़े करते हैं। तो यू शुड नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। ओके ऐसा ऑथर ने कहा है। नाउ इंडियाज पेरिलस ऑब्सेशन विद पाकिस्तान, जो ये आर्टिकल है बेसिकली ये इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर लिखा गया है कि हमको कहीं ना कहीं पता है कि पाकिस्तान जो बना है वो एंटी इंडिया रेटोरिक पे बना है, एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स पे बना है। लेकिन क्या इंडिया भी क्या एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स पे बना है? बिल्कुल नहीं। हम बहुत बड़ी कंट्री हैं, पाकिस्तान हमारे सामने मुट्ठी भर है, हम बहुत बड़ी कंट्री है, हम सेक्युलर कंट्री हैं, उनके जैसा एक रिलीजन है थियोक्रेटिक कंट्री नहीं है, हम सेक्युलर कंट्री हैं। एंड इंडिया को ही ज़्यादा बड़ा कैरेक्टर दिखाना चाहिए, ना कि और ज़्यादा ऑब्सेशन दिखाना चाहिए जिस तरीके से वो दिखाते हैं। अगर हम इस तरीके से ऑब्सेशन दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और ज़्यादा स्पेंड करेगा मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे। ओके और हम भी फोर्स हो जाते हैं फिर कहीं ना कहीं मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्च करने के लिए, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन पॉवर्टी लिटरेसी एंड अदर फील्ड्स। हमको जहाँ चाहिए कि हम लिटरेसी और पॉवर्टी के ऊपर खर्चा करें तो हमको मिलिट्री के ऊपर खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि हम ऑब्सेस्ड हैं विद ऑल दैट पाकिस्तान एंड ऑल डिबेट, है ना। द मोर इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड डिफाइंस इटसेल्फ एज अदर ऑफ पाकिस्तान a nation practically governed by military, the more it will become its mirror। मतलब कि हम जितना पाकिस्तान के जैसा ट्रीट करेंगे वैसे ही हम पाकिस्तान बनते भी जाएंगे। तो क्या हम पाकिस्तान बनना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पाकिस्तान नहीं बनना चाहते और हमको एक बड़ा कैरेक्टर दिखाना चाहिए, हम और बड़ा कैरेक्टर शो करना चाहिए, उनके जैसी हरकतें हमको नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आर्टिकल बेसिकली उसके ऊपर था। नेचुरल नेक्स्ट स्टेप बेसिकली ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के ऊपर है। अब आर्टिकल में बताया गया कि हमने अभी रिसेंटली सिक्योरिटी रिलेशंस को और टाइट कर दिया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जो है उसने ये आर्टिकल लिखा है। तो काफ़ी दो पॉइंट उन्होंने अच्छे बताए, जैसे कि अभी रिसेंटली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई थी ऑसिंडेक्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है ऑसिंडेक्स, and peacetime deployment of Australian defense assets and personnel to India हुआ है recently, and largest ever peacetime deployment of Australian defense assets and personnel to India। Also for the first time our navies undertook anti submarine warfare exercise। तो anti submarine warfare exercise भी हुई इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ओके एंड इन अ सिमिलर शो ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इंडियन ऑस्ट्रेलिया मैरीटाइम पेट्रोल P8 एयरक्राफ्ट फ्लू कोऑर्डिनेटेड मिशंस ओवर बे ऑफ बंगाल। ओके तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो मैरीटाइम पेट्रोल P8 एयरक्राफ्ट थे वो उड़े कहाँ के ऊपर? बे ऑफ बंगाल के ऊपर। तो ये कुछ इश्यूज है, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इन्होंने मेंशन किए हैं, जो दिखाते हैं कि हमारा जो टाई अप है, सिक्योरिटी का टाई अप है इंडिया के साथ, वो बढ़ता जा रहा है। ओके पोल कॉल में टेंडर्ड वोट आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंडर्ड वोट मैंने आपको कई बार बताया है, याद रखिएगा। ये सेक्शन 49P ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के अंतर्गत आता है। सेक्शन 49P ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 क्या होता है? अगर एक वोटर रियलाइज करता है कि किसी और ने उसके जगह ऑलरेडी वोट दे दिया है, फॉर एग्जांपल मैं वोट देने जाता हूं बट मेरे नाम पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है कि मैंने वोट दे दिया है, व्हाट विल हैपन इज दैट कि वहां का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ही विल आस्क मी टू प्रूव माई आइडेंटिटी। नाउ सपोज आई प्रूव माई आइडेंटिटी, मेरे पास सारे सर्टिफिकेट्स हैं, आई एम एबल टू प्रूव माई आइडेंटिटी, व्हाट विल हैपन? दे विल आस्क मी टू कास्ट अ वोट, कास्ट अ टेंडर्ड वोट। वो वोट कहलाएगा टेंडर्ड वोट एंड दैट वोट विल बी कास्टेड ऑन बैलेट पेपर ऑनली। ओके तो वो जो टेंडर्ड वोट है वो केवल बैलेट पेपर पे कास्ट होता है, याद रखिएगा, बैलेट पेपर पे कास्ट होता है टेंडर्ड वोट। और टेंडर्ड वोट का मतलब क्या होता है कि किसी ने मेरी जगह ऑलरेडी वोट दे दिया और तब मैं गया वोट डालने तो ऑलरेडी उसके नाम पे टिक था और उन्होंने बोला कि ठीक है आपने वोट दे दिया है, बट मैंने कहा कि नहीं मैंने वोट नहीं दिया है, तो दे विल आस्क मी टू प्रूव माई आइडेंटिटी। वंस माई आइडेंटिटी इज एस्टैब्लिश्ड दे विल आस्क मी टू गिव अ टेंडर्ड वोट, और वो टेंडर्ड वोट जो रहेगा वो बैलेट पेपर पे रहेगा, याद रखिएगा, बैलेट पेपर पे रहेगा, उसको लॉक कर दिया जाएगा। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेंडर्ड वोट के रिगार्डिंग, एंड ये पॉइंट तो मुझे भी नहीं पता था एग्जैक्टली, टू बी एग्जैक्टली ये मुझे नहीं पता था पॉइंट टेंडर्ड वोट के रिगार्डिंग, कि टेंडर्ड वोट की काउंटिंग तब नहीं की जाती जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। अगर विनिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा रहेगा तो टेंडर्ड वोट की काउंटिंग नहीं की जाएगी, अगर डिफरेंस कम रहता है तभी टेंडर्ड वोट को काउंट किया जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा, टेंडर्ड वोट्स आर नॉट काउंटेड इफ द डिफरेंस इज लार्ज। ओके अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो टेंडर्ड वोट्स आर नॉट काउंटेड। ओके तो दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर।
ऑपोजिशन मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेन ओवर वीवीपैट टैली। अब बेसिकली ऑपोजिशन ने एक और पीआईएल फाइल कर दी है, बेसिकली रिव्यू पिटीशन फाइल किया है कि 50% वीवीपैट्स की जो चिट्स हैं उनको काउंट किया जाए। ओके, तो अभी रिसेंटली आपने देखा कि 1 से बढ़ा करके 5 कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 5 वीवीपैट्स आप रैंडम सेलेक्ट करेंगे और उसको काउंट करेंगे, बट अभी इन्होंने बोल दिया है अपोजिशन पार्टीज ने कि 50% किया जाए। ओके, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। किम टू मीट पुतिन इन व्लादिवोस्तोक। तो नॉर्थ कोरियन जो लीडर हैं किम जोंग उन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ये दोनों की मीटिंग होने वाली है रशियन पैसिफिक पोर्ट ऑफ व्लादिवोस्तोक। ओके, तो रशियन पैसिफिक पोर्ट है, व्लादिवोस्तोक नाम है उसका, वहाँ पर इनकी मीटिंग होगी, याद रखेगा आपको। एंड ये डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल स्टैंड ऑफ ओवर प्योंगयांग्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो जो नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर ही डिस्कशन होगा ये। आरबीआई स्वैप एक्शन गेट्स बिड मोर देन थ्राइस द नोटिफाइड अमाउंट। तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है जो फोरेक्स स्वैप आरबीआई करने की कोशिश करता है। फोरेक्स स्वैप का मतलब क्या होता है बता देता हूँ। इट्स अ साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ आइडेंटिकल अमाउंट्स ऑफ वन करेंसी एंड अनदर विद 2 डिफरेंट वैल्यू डेट्स। ओके, तो सेम क्या होता है बेसिकली इसमें फोरेक्स स्वैप को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई को अगर सपोज मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी है, मतलब मार्केट में रुपए डालने हैं, तो वो क्या करेगा, फोरेक्स स्वैप करेगा। कैसे करेगा, आरबीआई बोलेगा कि आई विल बी गिविंग रुपीज इक्विवेलेंट टू सपोज $5 बिलियन। ओके, तो बाकी के जो बैंक्स हैं वो मिला जुला के $5 बिलियन आरबीआई को देंगे और आरबीआई क्या करेगा, $5 बिलियन के इक्विवेलेंट रुपीज बैंक्स को देगा। ठीक है, तो मतलब मार्केट में पैसा पहुंच गया, लिक्विडिटी पहुंच गई, आरबीआई के हाथ में डॉलर आ गया। फोरेक्स स्वैप एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक फ्यूचर डेट ये भी तय करती है जब ये सेम ट्रेड रिवर्स होता है, मतलब कि $5 बिलियन एक फ्यूचर डेट में आरबीआई अब बाकी बैंक्स को देगा और बाकी बैंक्स उसी के बराबर इक्विवेलेंट रुपीस जितना उन्होंने लिया था वो आरबीआई को रिटर्न कर देंगे। तो बेसिकली एक फ्यूचर डेट होती है और एक प्रेजेंट डेट होती है। प्रेजेंट डेट में जो ट्रेड होता है उसका रिवर्स ट्रेड फ्यूचर डेट में होता है, ये होता है फोरेक्स स्वैप। आज जो करेंसी आरबीआई ले रहा है कल सेम वही करेंसी आरबीआई देगा, और आज जो करेंसी आरबीआई दे रहा है कल फ्यूचर डेट में वही करेंसी आरबीआई लेगा। तो बेसिकली ये दोनों डेट्स पहले से प्री डिसाइडेड रहती हैं। ये फ्यूचर डेट और आज की डेट दोनों सब साइमल्टेनियसली डिसाइड की जाती हैं और इसी को कहते हैं हम फॉरेक्स स्वैप। एडवांटेज क्या है कि बैंक्स को इंटरेस्ट मिल जाता है अगर उनके पास कुछ फॉरेक्स रिजर्व रखा हुआ है तो। दूसरी चीज़ की इंजेक्ट लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी, अगर लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी है, अगर रिड्यूस करनी है तो वही वाली फ्यूचर डेट वाली चीज़ भी काम आएगी। आरबीआई के डॉलर रिजर्व बढ़ जाते हैं, बॉन्ड यील्ड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, एंड फॉरेक्स स्वैप विल बी यूजफुल एडिशन टू आरबीआई पॉलिसी टूल किट के। हमने देखा किस तरीके से आरबीआई अगर चाहे तो मार्केट में रुपीज़ को डाल सकते हैं और खींच सकते हैं, मतलब इन्फ्लेशन से लड़ने का भी एक अच्छा तरीका है। और न्यूज़ ये है कि बेसिकली जितना आरबीआई ने नोटिफाई किया था उसका थ्राइस बिडिंग हो चुका है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑयल प्राइसेस एट हाईएस्ट सिंस नवंबर 1। तो ऑयल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको पता है क्यों बढ़ रहा होगा, एक तो ओपेक रीज़न है, दूसरा कि हमने ईरान से लेना भी बंद कर दिया। ईरान से जब कम लेंगे तो ऑयल प्राइसेस ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा। अब ऑयल प्राइस का जो बेंचमार्क है वो क्या कहलाता है, ब्रेंट क्रूड कहलाता है। जो स्वीट क्रूड होता है, ये याद रखिएगा, स्वीट होता है, इसमें सल्फर की मात्रा भी कम रहती है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसको ब्रेंट क्रूड बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। यूरोपियन कंट्रीज डोमिनेट द टैलेंट इंडेक्स। अब एक टैलेंट इंडेक्स है बेसिकली जिसका नाम है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये कौन निकालता है इंडेक्स, ये निकालता है इंसीड बिजनेस स्कूल। ओके, इट इज़ एन एक्सरसाइज ड्रॉन बाय इंसीड बिजनेस स्कूल प्लस अडेको ग्रुप। ओके, अडेको ग्रुप एंड टाटा कम्युनिकेशंस। तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 80th पोजीशन पे है। 2019 में 80th पोजीशन में हम रखे गए हैं। एशिया पैसिफिक की अगर बात करें तो सिंगापुर रैंक 1 पर है। एशिया पैसिफिक की अगर हम बात करें तो सिंगापुर रैंक 1 पे है, ये याद रखेगा। एंड इंडिया की रैंक अगर हम देखें तो 80 रैंक है, 80th रैंक है। ऑस्ट्रेलिया 12वें रैंक पे है, जापान 22nd रैंक पर है, साउथ कोरिया 30th रैंक पर है। आप देख सकते हैं सारी रैंक्स हैं लिखी हुई है, और ये सब आपको याद रखना है ना। So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us. Thank you and have a nice day.